everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium channel. This is Palak Rakhiani, your English educator. Dear class 10 students, आज का इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक की जो पोम है अ टाइगर इन द जू के NCERT सॉल्यूशंस की. लेट मी टेल यू वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस पोम. इसका एक्सप्लेनेशन एंड समरी मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ. सो अगर कुछ मिस हो गया हो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में आपको फुल प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी जहाँ आपके जो भी वीडियोज़ मिस हो गए हैं वो आप देख सकते हैं. अब हमें पता है हमारी NCERT बुक जो है, हमेशा कहा है मैंने, इट्स लाइक यू नो अ खजाना फॉर यू. यहाँ पे जो अब आप बोर्ड्स देते हो, जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें NCERT इंपॉर्टेंट है. तो उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं आपको बताऊंगी कि आप उनका आंसर कैसे दे सकते हैं. सो डू कीप योर बुक्स एंड नोटबुक्स विथ यू टू नोट डाउन दीज आंसर. लेट्स बिगिन विद द क्लास. चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के. ओके, सो पोएम आई थिंक सबको याद है, हल्का सा रिकॉल करते हैं. अ टाइगर इन द जू किसके ऊपर कविता थी? आज़ादी के ऊपर, फ्रीडम के ऊपर, कि चाहे इंसान हो या चाहे जानवर हो, आज़ादी सबको प्यारी होती है. तो कैसे एक टाइगर को, एक बाघ को जब जू में रख दिया जाता है चिड़ियाघर में, तो उससे उसकी आज़ादी छिन जाती है. यानी अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल में वो जैसा आज़ाद होता है, अपने मन से हंटिंग करता है, खुश रहता है. लेकिन एक जू में, जैसे मान लो आपको किसी एक कमरे में रख दिया और कहें भाई तुम यहीं बैठे रहो, सुबह से रात तक खाना पीना सब यहीं मिलेगा, बस बैठे रहो, कुछ नहीं करो, तो ऐसा लगे ना फ्रीडम तो छिन गई ना. हम कहीं जा पा रहे हैं, ना दोस्तों से बात कर पा रहे हैं, ना बाहर निकल पा रहे हैं, राइट. तो इसी के ऊपर ये पूरी कविता थी. अब आपको सवाल मिलते हैं यहाँ पे थिंकिंग अबाउट दी पोम, यानी जब आपकी कविता खत्म होती है तो उसके बाद कुछ सवाल आपने देखे होंगे. उसमें हेडिंग थी थिंकिंग अबाउट दी पोम. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज रीड द पोम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग टास्क. अब यहाँ पे हो सकता है आपको स्कूल में एक्टिविटी कराई जाए, पेयर्स और ग्रुप्स में दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अभी हम लोग साथ हैं तो हम इस एक्टिविटी को करेंगे. तो आपको कविता फिर से एक बार अच्छे से पढ़नी है, तो बुक्स तो खुली हुई हैं, एक बार फटाफट से उस पोएम को रीड मारो, ठीक है. अब क्या है पहला सवाल? फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट्स एंड एक्शंस ऑफ द टाइगर इन द केज एंड इन द वाइल्ड, अरेंज देम इन 2 कॉलम्स. क्या एक्टिविटी है? मैं तभी हमेशा कहती हूँ कि अपनी बुक्स और नोटबुक, जो नोटबुक अपन ने बना रहे हैं वो साथ में रखो. ऐसा नहीं है कि वीडियो आ रहा है तो मैम बढ़िया सुन रहे हैं हम, है ना. सिर्फ सुनना नहीं है. देखो, यू नीड टू वर्क ऑन इट. यू गाइज आर इन क्लास 10, तो सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट ईयर है, ठीक है. तो क्या करना है आपको, 2 पता है, 2 यहाँ पे स्टोरीज चल रही थी. एक कब जब टाइगर केज में है यानी बंधन में है, पिंजरे में है, और दूसरा जब वो वाइल्ड यानी जंगल में. तो आपको ऐसे 2 कॉलम बना लेने हैं, है ना. पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करना है. 1 कॉलम यू विल बी राइटिंग अबाउट द केज, कि जब वो पिंजरे में होता है तब क्या था, और वाइल्ड में. अब बताएं, बोला है फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब मूवमेंट्स एंड एक्शंस. ध्यान से सुनना. मूवमेंट और एक्शन का मतलब क्या होता है कि टाइगर क्या कर रहा है, क्या क्रिया हो रही है. तो जब वो केज में है, जब वो वाइल्ड में है. अच्छा मैम, वर्ड कहाँ से लेके आए? कविता से. पोम आपके सामने खुली हुई है, ठीक है. पोम में कब वो केज में है, कब वो वाइल्ड में है. तो ऐसे कौन से शब्द हैं, ऐसे कौन से एक्शन हैं जो बता रहे हैं कि वो क्या कर रहा है. क्लियर है? जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे जब टाइगर केज में था, तो केज में वो क्या कर रहा था? स्टॉकिंग, यानी इधर उधर दबे पांव चल रहा था. तो ये एक मूवमेंट हो गया. और वाइल्ड का एक मूवमेंट मैं बता देती हूँ, एक एक्शन, बहुत सारी चीज़ें कर रहा था वो. खैर वाइल्ड में तो वो जो है साउंड निकाल रहा था, स्नालिंग साउंड आ रहा था, राइट. तो स्नालिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो. गरजना होता है ना, जो गरज रहा था. तो ऐसे अलग अलग एक्शंस आपको दिए गए हैं कविता में, तो आप ऐसे पुट कर सकते हो. क्लियर है? बना दिए 2 पार्ट्स, 2 कॉलम्स. चलिए, तो इस टाइप से आप लिख सकते हो इन द केज, इन द वाइल्ड, और यहाँ पे मैंने कॉमा लगा के, आप चाहो तो अगले अगले ऐसे लाइन में डाल सकते हो, ठीक है. अगले अगले लाइन में करके, जैसे स्टॉक्स हो गया, स्टॉक कर रहा था. फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. तो ऐसे ऐसे अलग अलग पॉइंट्स में आप आंसर दे सकते हो. तो पहला इन द केज, दूसरा इन द वाइल्ड. आइए वर्ड्स देखते हैं. नंबर 1 स्टॉक्स, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यानी उसके पिंजरे के कुछ कुछ वो स्टेप्स चल रहा था. क्वाइट रेज, यानी वो गुस्सा तो उसको आ रहा था, लेकिन उसने गुस्से को अपना जो है अंदर दबा के रखा था, राइट. लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, ये एक एक्शन था. किसमें लॉक्ड था वो, किसमें बंद था? एक कॉन्क्रीट के सेल में. कॉन्क्रीट क्या होता है? एक ठोस मटेरियल होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, जिसका पिंजरा बनता है ना. इट्स वेरी ऑब्वियस, टाइगर है तो मजबूत पिंजरा तो बनाना जरूरी था, राइट. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वही स्टॉकिंग यानी इधर उधर इधर उधर. अब छोटे से रूम में था, बस ऐसा लग रहा था कि वो केज की लेंथ को जो है नाप रहा है. इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो भी लोग आ रहे थे देखने उनको, है ना, तो बाहर से, तो उनको वो इग्नोर कर रहा था.
ही हियर्स द लास्ट वॉइस, ये एक और एक्शन हुआ, हियर यानी सुनना भी तो एक्शन होता है, तो आखिरी आवाज वो सुनता है। फिर लास्ट में क्या करता है, स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार, स्टेयर यानी जो आसमान में बहुत ही सुंदर से तारे हैं उन्हें वो देखता रहता है, शायद इस उम्मीद में कि शायद वो भी आजाद हो जाए कब इनकी तरह। तो इन द केज वाला है। देन इन द वाइल्ड यानी जब वो जंगल में था, जंगल में मतलब होता है, ऐसा इमेजिनेशन थी। लर्किंग इन शैडो, लर्किंग का मतलब क्या होता है, लर्किंग का मतलब होता है छुपना, है ना, छिपना, हिडन। तो शैडो में छुपना, लंबी लंबी घास के। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास यानी ऐसी होती है ना, आप जंगलों में देखे होगे लंबी लंबी ग्रास होती है, तो कभी नेशनल ज्योग्राफिक या इन चैनल्स पे देखो तो टाइगर्स या जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे उसके यूं 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 होते हुए निकलते हैं ताकि वो अपने जो है ना शिकार कर सके, राइट, और प्रे को दिखे नहीं। स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, स्नार्लिंग मैंने अभी आपको बताया, जो टाइगर का गुर्राना होता है ना, जैसे डॉग क्या करता है, बार्क करता है, बार्क यानी भौंकना, तो वैसे ही टाइगर क्या करता है, गुर्राता है, तो गुर्राने को इंग्लिश में कहते हैं स्नार्लिंग। तो स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। देन बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, बेयरिंग हिज, बेयरिंग का मतलब क्या होता है, सामने दिखा देना, अनकवर कर देना। जैसे अभी ये मेरा मुंह बंद है और मैंने ई करा तो मैंने क्या किया, अपने दांतों को अनकवर कर दिया, तो वैसे ही वो अपने तीखे तीखे दांत और जो पंजे हैं ना उनको अनकवर कर रहा था। हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, यानी टेरराइजिंग मतलब क्या, आतंक फैलाना, डरा देना जो गांव के वहां पे लोग हैं। ओके, क्लियर हुई बात, इजी सा क्वेश्चन है ये। चलिए अब सेकंड क्या है, सेकंड में फिर से बोला है फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द टू प्लेसेस, अरेंज देम इन टू कॉलम्स। क्योंकि आपको कविता में क्लियरली नहीं कहा था कि अभी टाइगर केज में है और अभी जंगल में है, लेकिन कॉमन सेंस है ना, जब हम वो लाइनें पढ़ रहे थे तो उसमें ऐसे कुछ शब्द थे जिससे कितना क्लियर हो गया कि हाँ मैम अब जो है वो टाइगर किस में है, एक केज में है या अब वो अपने जंगल में है। सो वही आपको दो कॉलम फिर से बांटने हैं, केज और वाइल्ड करके, पोएम को आप ओपन करके वर्ड्स देख सकते हो। तो केज के लिए कौन से वर्ड्स थे, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, तो क्लियरली समझ आ गया अभी वो कहाँ पे है, केज में है, केज यानी पिंजरा, और वाइल्ड यानी जंगल, है ना। चलो नेक्स्ट इज लॉक्ड, लॉक्ड वर्ड कब आएगा, बंद कब आएगा, जब वो पिंजरे में होगा। कॉन्क्रीट सेल, यहाँ पे सेल का मतलब होता है एक छोटा सा पिंजरा, राइट। बिहाइंड बार्स, बार का यहाँ पे मतलब होता है जो यहाँ पे हम कहते हैं ना सलाखों के पीछे, तो ये जेल में आपने देखा होगा टीवी वगैरह में कभी, है ना, ये जो सलाखें होती हैं ऐसे ऐसे बार्स बने रहते हैं, है ना, लोहे के होते हैं यूजुअली या कॉन्क्रीट के होते हैं। तो बिहाइंड द बार्स यानी बार के वो पीछे था, बिहाइंड द बार्स यानी बंद था केज के अंदर। विजिटर्स, विजिटर्स अब कॉमन सी बात है भाई, विजिटर्स कहाँ, जंगल में थोड़ी ना विजिटर्स आ जाएंगे, नहीं तो वो खा जाएगा। विजिटर्स कब आते हैं, जब किसी वाइल्ड एनिमल को आप पिंजरे में रखते हो, तभी तो लोग आराम से देखने आएंगे, बढ़िया फोटो वोटो खिंचवाएंगे, राइट। एंड नेक्स्ट पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग बेसिकली वर्ड का मतलब क्या होता है, गश्त करने वाली जो गाड़ियां होती है ना, जो गार्ड करती हैं, चेक करने आती हैं कि जू में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई वाइल्ड एनिमल बाहर तो नहीं आ गया, कोई इंसान तो नहीं फंसे, जस्ट यू नो चेक। तो पेट्रोलिंग कार्स कहाँ आएंगी, जू में। तो ये सारे कुछ वर्ड्स से जिनसे क्लियर होता है कि टाइगर कहाँ पे है, केज में है। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पार्ट पे जो है वाइल्ड में। अब ऐसे कौन से शब्द हैं जो बता रहे हैं वो वाइल्ड में थे, शैडो, लॉन्ग ग्रास, वाटर होल। क्लियर सी बात है, लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी ग्रास कहाँ होंगी, जंगल में ही होंगी। वाटर होल, वाटर होल यानी जो एक जगह होती है, वाटर होल इज बेसिकली ना एक थोड़ा सा ऐसे, जैसे मान लो ये जमीन है और एक शैलो ऐसा हो जाता है ना, शैलो जाता है लैंड और उसमें पानी भर जाता है, जहाँ से जो है ना एनिमल्स पानी पीते हैं, उसे वाटर होल कहते हैं। प्लम्प डियर, प्लम्प वर्ड का मतलब क्या होता है, मस्त खाता पीता, है ना, गोल मटोल हिरण, तो वो कहाँ दिखेगा, जंगल में। हाउसेस एट जंगल्स एज, अब जंगल्स एज क्लियरली बता रहे हैं जंगल के किनारे घर, तो मतलब टाइगर जंगल में है। एंड लास्ट विलेज, विलेज गांव वगैरह कहाँ होते हैं, यूजुअली जंगल होता है ना, उसी के पास लोग गांव बना लेते हैं अपना, है ना। क्यों, क्योंकि वो लोग काफ़ी काम जंगल में करते हैं, मान लो कोई लकड़ी काटने का काम करता है वहाँ पे, या किसी का फार्म होगा वहाँ पे, राइट। तो विलेज कहाँ पे आएगा, जंगल के पास, यानी वाइल्ड। सो क्लियर हो गए ये वर्ड्स जो बताते हैं कि टाइगर केज में है या वाइल्ड में है। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 सेज नोटिस द यूज ऑफ अ वर्ड रिपीटेड इन लाइन्स सच एज दीज। आपको आपकी कविता की, आपकी पोएम की ही कुछ लाइन्स दी गई हैं और आपसे कहा है उन वर्ड्स को नोटिस किए जिन्हें रिपीट किया गया है। रिपीट का मतलब क्या होता है, दोहराया गया है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो इस पर्टिकुलर लाइन में मुझे बताओ कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है,
कौन सा, क्वाइट और क्वाइट, ठीक है। एंड दूसरे लाइंस में एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो कौन सा वर्ड रिपीट हुआ, ब्रिलियंट और ब्रिलियंट। अब मुझे बताओ, मुझे मतलब सवाल यही पूछता है कि व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्ट ऑफ दिस रेपिटेशन। तो कुछ भी नहीं, आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जो लिटरेरी जो पोएटिक डिवाइस होता है ना, कौन सा डिवाइस, रिपीटेशन, उसे क्यों यूज किया जाता है। एंड ऑलरेडी वाइल टीचिंग दीज पोएटिक डिवाइसेस मैं आपको रिपीटेशन का मतलब बता चुकी हूं। देखो किसी भी वर्ड को रिपीट क्यों किया जाता है, जैसे मैंने तुमको कहा कल, जैसे फॉर एग्जाम्पल टुमारो आवर क्लास विल बी एट शार्प 6 PM, ओके, एट शार्प 6 PM। मैंने 2 बार तुमको 6 PM बोला। क्यों बोला मैंने, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं उस बात पे दबाव डालना चाहती हूँ, एम्फसाइज करना चाहती हूँ, राइट। ब्रिंग द रेड पेन टुमारो, द रेड वन, तो बार बार मैंने क्या कहा, रेड पेन लेके आओ, रेड वाली, वही द रेड वन। सो क्यों मैंने ये रेड वर्ड बोला, बिकॉज इस वर्ड पे मैं दबाव डालना चाहती हूँ कि भाई मुझे कल रेड पेन चाहिए, तो आज से रेड वाली ही पेन आप लेके आएंगे। तो रिपीटेशन का क्या सेंस होता है, यू वांट टू ले एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है आप किसी भी बात पे दबाव डालना चाहती हो, राइट। तो यहाँ पे देखो जो 2 वर्ड यूज किए गए हैं ना, क्वाइट और ब्रिलियंट, इससे जो कवि हैं हमारे लेस्ली नॉरिस, वो दबाव डालना चाहते हैं। जैसे इन 2 लाइन को समझो, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो पैड्स ऑफ, पैड सबको पता है, जो टाइगर होते हैं उनके नीचे जो पंजे होते हैं ना, वो जब आप टच करोगे ना, चलो टाइगर के तो नहीं कर पाओगे, कैट के तो कर सकते हो ना, तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। किसके सॉफ्ट, वेलवेट की तरह सॉफ्ट और मखमली। और वो सॉफ्ट होते हैं, और क्योंकि वो केज के अंदर है तो वो कोई भी आवाज नहीं करते हैं, बिल्कुल शांति तरीके से। एक तो वो शांत तरीके से चल रहा है, और दूसरा इन हिज क्वाइट रेज। रेज वर्ड का मतलब होता है गुस्सा आना। अब क्वाइट रेज, शांति वाला गुस्सा यानी क्या, कुछ लोग होते हैं ना जैसे अंदर बहुत गुस्सा है लेकिन बाहर बिल्कुल दबा के रखते हैं। जैसे अभी देखो मैं एक्टिंग करके दिखाती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैंने अंदर दबा के रखा है, राइट। तो ऐसे ही टाइगर जो है केज के अंदर, ऑल्दो उसके अंदर गुस्सा बहुत है, पर बेचारा करेगा क्या अंदर ही, तो बस वो शांति से अपने गुस्से को, दबे पैर जो है ना, शांति शांति से वो चल रहा है। तो क्वाइट वर्ड का यह इंपॉर्टेंस है। दूसरा, स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज। ब्रिलियंट आइज क्यों कहा गया है, क्योंकि टाइगर, लायन, कैट, इन सब की रात में ना आंखें शाइन करती है, आई शाइन कहते हैं ऐसे, बिकॉज ऑफ साइंटिफिक उनकी लेयर एक प्रेजेंट रहती है, राइट, जिससे उनको रात में अच्छे से दिखता है। तो ब्रिलियंट आइज यानी टाइगर की ब्रिलियंट आइज से वो किसे घूर रहा, किसे देख रहा है, ब्रिलियंट स्टार्स को। ब्रिलियंट क्यों कहा है स्टार्स को, क्योंकि तारे भी चमकते हैं, उसकी आंखें भी चमक रही है, तो कहीं ना कहीं देख के वो ये चाह रहा होगा कि जैसे ये तारे आसमान में आजाद है, तो मैं भी इनकी तरह कभी ना कभी इस केज से आजाद हो जाऊंगा। ओके, सो इंपॉर्टेंट समझ आया। तो अब हम इसे आंसर में कैसे कोट करेंगे, देखो, दिस रिपीटेशन इज अ पोएटिक डिवाइस used by the poet in order to increase the intensity of the tiger's rage and his helpless silence। किस चीज को बढ़ाने के लिए, इंटेंसिटी, मतलब उस बात पे कह रहे हैं कि तुम गौर करो कि टाइगर सोचो कितना गुस्सा है और कितना हेल्पलेस भी है। दोनों ही चीज एक ही टाइम पे, उसे गुस्सा भी आ रहा है लेकिन वो लाचार भी है, बेबस भी है, क्योंकि उस पिंजरे के अंदर वो कुछ भी नहीं कर सकता, राइट। वेलवेट क्वाइट refers to the quiet velvet pads of the tiger which cannot run or leap। तो यहाँ पे velvet क्यों कहा गया है, क्योंकि अब पिंजरे के अंदर वो जंगल जैसे बढ़िया दौड़ नहीं लगा सकता है, भाग नहीं सकता है, शिकार नहीं कर सकता है, राइट। तो इसलिए quiet वर्ड का यहाँ पे फोकस है। एंड नेक्स्ट इज they can only walk around the limited space in the cage। The use of quiet rage symbolizes the anger and ferocity that is built up inside the tiger as it wants to run out into the forest and attack a deer, but the rage is quiet because he is locked in the cage and is helpless। तो इस पूरे बात का मतलब क्या हुआ, quiet rage क्या सिंबलाइज करता है कि टाइगर बहुत ही गुस्सा है, एंड फेरोसिटी, फेरोसिटी का भी मतलब ये होता है ना, उसके अंदर जो आग जो है ना, उसके अंदर आग है, गुस्सा है, क्रोध है, बिल्कुल ही, है ना, वो पूरा बिल्डअप होता जा रहा है। बिल्डअप का मतलब क्या होता है ना, बोलते हैं ना, गुस्सा बढ़ता जाता है, सर से पानी ऊपर हो जाता है, एक टाइम तक तो आप सह रहते हो, तो धीरे धीरे दिन ब दिन उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो बाहर जाना चाहता है। टाइगर का जो काम है भाई, वो खाना कैसे खाता है, इट्स अ कार्निवोर, तो वो शिकार करके खाना चाहता है, एक डियर को अटैक करे, लेकिन उसका रेज, उसका गुस्सा क्या हो गया है ना, शांत हो गया है, क्योंकि उसे पता है केज में हूं, चाहूं तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, राइट। दैट इज वाई वो बहुत ही खुद को हेल्पलेस यानी लाचार समझता है। The repetition of quiet has thus brought immense beauty to the poem। तो quiet word से repetition होता है
एक इमेंस ब्यूटी इन द सेंस, ब्यूटी का यहाँ पे मतलब है कि इस पोम में एक इफेक्ट लाया है कि कैसे वो जो है ना उस पर्टिकुलर टाइगर की जो है बेबसी और हेल्पलेसनेस को दर्शा रहा है। देन सिमिलरली नेक्स्ट हम लाइन का यूज बताएं ब्रिलियंट का। द यूज ऑफ ब्रिलियंट फॉर द टाइगर्स आईज as well as the stars also bring out the magnificence of these lines। magnificence का मतलब होता है किसी भी चीज का बहुत ज्यादा ब्यूटी लेके आना बाहर या उस चीज का इंपॉर्टेंस। The tiger stares at brilliant stars with his brilliant eyes, dreaming about how beautiful his life could be in forest। So आपने भी कभी ऐसा ऑब्जर्व किया होना, जब आप तारों को देखते हो तो एक थॉट नहीं चलता है दिमाग में कि आप शायद कोई एक फ्यूचर के बारे में देख रहे हो या कुछ सोच रहे हो। तो सिमिलरली टाइगर भी, हम अनुमान लगा रहे हैं कि टाइगर भी जब देख रहा होगा अपनी आंखों से तो वो यही सपना देख रहा होगा ना तारों को देखते हुए कि कभी ना कभी मैं भी जो है कैसे फॉरेस्ट में रहता था, मैं भी आज़ाद रहता था, राइट। सो दिस रिपीटेशन दस गिव्स अ वंडरफुल इफेक्ट टू द पोएम। तो इस रिपीटेशन से भी जो है एक बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट निकल के आया है पोएम का। क्या है, चलिए अगला सवाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। रीड द फॉलोइंग 2 पोएम्स, one about a tiger and other about a panther, then discuss। अब आपको क्या किया गया है, आपने देखा होगा बुक्स में, इस सवाल में आपको 2 पोएम्स दी गई हैं, एक टाइगर के ऊपर है और दूसरी एक पैंथर के ऊपर है। आपको कहा इन दोनों पोएम्स को पढ़ो, जो कि अपन साथ में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपसे ये सवाल है जिनका आपको बहुत ही अच्छे से आंसर देना है। क्या? आर zoos necessary for the protection or conservation of some species of animals? Are they useful for educating the public? Are these alternatives to zoos? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। These are like कह सकते हो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कहा जाता है इन्हें। यानी अब आपको स्टोरी में जो आपने पढ़ी है पूरी पोएम, उसमें ये बात नहीं बताई गई है, लेकिन वैल्यू बेस्ड यानी एज ए ह्यूमन आपने चीज पढ़ी तो कवि क्या मैसेज देना चाहते थे, आपके क्या व्यूज हैं कि ये जो जू होते हैं, चिड़ियाघर होते हैं, क्या ये जरूरी होते हैं प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन यानी इन जानवरों की स्पीशीज को बचाने के लिए, और क्या ये ज़रूरी है लोगों को एजुकेट, क्योंकि जूज में आके लोग जब आते हैं एनिमल्स को समझते हैं, उनका नेचर स्टडी करते हैं, क्या ये ज़रूरी है। एंड पूछा है आर देयर ऑल्टरनेटिव्स टू जू। ऑल्टरनेटिव यानी कि जू के अलावा भी क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें हम जानवरों को रख सकते हैं और वो जो है ना अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रहे, परेशान नहीं हो। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि एक बैलेंस्ड आंसर दिया करो। आई नो सबके व्यूज़, सबके ओपिनियंस अलग होते हैं, दैट्स रियली ग्रेट, लेकिन कभी भी आप लिटरेचर में आपसे कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे ना, बैलेंस्ड आंसर दिया करो। यानी एक नाव में पूरा मत कि भाई मैं इसी तरफ हो जाऊं या इसी तरफ हो जाऊं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हो, है ना, जहां ये नहीं पूछा हो कि येस और नो या डिबेट वाला क्वेश्चन नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल क्वेश्चन, तो गिव अ बैलेंस्ड आंसर कि आपने दोनों पक्ष को सही तरह से रखा है। ठीक है, तो हमने आंसर कैसे कोट किया है बताते हैं, लेकिन उससे पहले अपन पोएम को पढ़ लेते हैं। पहली पोएम है द टाइगर के लिए। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्रोल्स, the tiger behind the bars of his cage snarls, the tiger behind the bar of his cage roars, then he thinks it would be nice not to be behind the bars all the time because they spoil my view. I wish I were wild, not on show, but if I were wild, hunters might shoot me, and but if I were wild, food might poison me, but if I were wild, water might drown me. And then he stops thinking, and the tiger behind the bars of his cage growls, the tiger behind the bars of his cage snarls, the tiger behind the bar of his cage roars. Written by Peter Niblett, a very beautiful poem. Don't worry, इसका पूरा मीनिंग समझाऊंगी, पहले वन गो में पोएम पढ़ ली। अब देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भी 2 सिनेरियो है। यानी अपन ने टाइगर इन द जू में क्या पढ़ा था, एक सिनेरियो जहाँ वो केज में है भाई, और एक जहाँ वो वाइल्ड में है। यहाँ पे भी टाइगर सोचता है ना, टाइगर यानी सोच रहा है कि वो क्या करता है, दोनों ख्याल वो सोच रहा है। एक कि जब वो बिहाइंड द बार्स यानी जब वो केज में होगा तब क्या होगा, तो कहते हैं जब वो बिहाइंड द बार्स है, केज में है, तो वो परेशान होता है, वो ग्रोल करता है, स्नाल करता है, रोर करता है। यानी ये तीनों क्या है, ये साउंड्स है, गुर्राने के साउंड, दहाड़ने के साउंड, है ना, जोर जोर से लाउड रोने की वॉइस के साउंड है ये। ठीक है, तीनों चीजें करता है जब वो बिहाइंड द बार्स यानी सलाखों के पीछे होता है। देन ही थिंक्स, फिर वो सोचता है कि नहीं, इट वुड नॉट बी नाइस टू बिहाइंड द बार्स, कि मुझे जो है इन पिंजरे में नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि इस चीज से जो है ना मेरा व्यू स्पॉइल हो जाता है। व्यू स्पॉइल का मतलब क्या होता है, मेरा नज़ारा, मतलब एक ही लिमिटेड नज़ारा, एक ही कमरे में रहोगे, एक ही चीज़ को देखोगे, कैसा लगेगा, राइट। तो कहते हैं मैं जंगल में होऊंगा, मैं इधर उधर घूम सकता हूँ, अलग अलग वादियों को देख सकता हूँ, अलग अलग जानवर मिलेंगे, सीनरी होगी, राइट, मौसम अलग होगा। तो वो कहता है कि मेरा व्यू स्पॉइल हो जाता है जेल की सलाखों के पीछे रहने में।
अब कहते हैं आई विश आई वर वाइल्ड नॉट ऑन शो, यानी मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ऐसा प्रे करता हूँ कि मैं वाइल्ड यानी मैं जंगल में हूँ, एंड नॉट ऑन शो। ऑन शो का यहाँ पे मतलब है जू में बेसिकली जो एनिमल्स हैं वो किसके लिए होते हैं ना, प्रदर्शन के लिए होते हैं, लोग आ रहे हैं उन्हें देख के जा रहे हैं। तो वो ये नहीं चाहता था, वो चाहता है कि मैं वाइल्ड में, मैं जंगल में अपनी जिंदगी जीऊँ। ठीक है, तो पहले पार्ट में उन्होंने ये बात की। फिर सेकेंड पार्ट में वो कहते हैं कि अगर यार मैं वाइल्ड में यानी अगर मैं जंगल में होता भी तो क्या होता, बट इफ आई वर वाइल्ड, आई वर का मतलब क्या है यहाँ पे, आई वर इसलिए है कि वो विश कर रहे हैं, इफ आई वर। अब काफी लोग बोलेंगे कि मैम आई के साथ यहाँ पे थोड़ी ग्रामर की भी बात कर लेते हैं ना, इंग्लिश टीचर हो तो ग्रामर कैसे बोल सकती हैं। देखो यूजुअली आप सबको पता है कि मैम जब हम आई का इस्तेमाल करते हैं तब हम वॉज कहते हैं, इफ आई वॉज दिस, है ना, आई वॉज डूइंग दिस, आई वॉज डूइंग दैट। लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शनल केस आता है जिसे आप ध्यान रखेंगे, जब भी हम किसी चीज की इच्छा कर रहे हो, है ना, जब भी किसी भी चीज की इच्छा हो या विश हो, उस टाइम पे ग्रामर थोड़ी बदलती है आपकी। उस टाइम में इफ आई वर, यानी जब भी आप इफ का इस्तेमाल करोगे तो आई वॉज नहीं कहोगे, तब आप आई के साथ क्या होगे, इफ आई वर। कब, जब इफ का इस्तेमाल करोगे। इफ का मतलब क्या होता है, अगर ऐसा होता, तो ये एक इच्छा है, तो इच्छा के टाइम पे आप आई के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे। और गुड, तभी यहाँ पे किसी को अगर डाउट हो कि मैम कवि ने आई वर क्यों लिखा है, तो करेक्ट लिखा है उन्होंने, राइट। सो यहाँ पे अच्छा बात समझो, इच्छा ये लिख देती हूँ, है ना, आप लोग नोट कर लेना इस चीज को, छोटी छोटी चीजें जो मैं नोट कराती हूँ कर लिया करो। इच्छा हो या कोई विश हो, तब आई के साथ आप क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। ठीक है, तो इफ आई वर, ओके, वर करेक्ट है, और ऐसे नीचे लिख देना, वॉज नहीं यूज करेंगे, उसको ऐसे क्रॉस लगा देना। ठीक है, ऑल गुड। चलो, इफ आई वर वाइल्ड हंटर्स माइट शूट मी। यहाँ टाइगर ने एक दशा बताता है कि चलो ठीक है, मान लिया मैं जंगल में होता है, लेकिन जंगल में क्या हाल है, जो हंटर्स हैं, जो हंटिंग करते हैं, वो मुझे गोली मार देंगे, है ना, अपने शौक के लिए करते हैं या फिर प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं। कितने प्रोडक्ट्स हम लेदर और इनके यूज करते हैं, तो बोला हंटर्स तो मुझे मार डालेंगे। और कहते हैं बट इफ आई वर वाइल्ड फूड माइट पॉइजन मी, और अगर मैं वाइल्ड होता तो आज ऐसी दशा है, ऐसा खाना है कि उसमें पॉइजन हो, है ना, कितनी खराब स्थिति चल रही है, अगर पॉइजन वॉइजन भी रहता है कितना, तो फूड मुझे पॉइजन कर देगा, तब भी तो मैं बीमार हो जाऊंगा। बट इफ आई वर वाइल्ड वाटर माइट ड्राउन मी, और अगर मैं वाइल्ड में रहता यानी जंगल में होता, हो सके शायद ऐसा हो बाढ़ आ जाती, तो मैं पानी में जो है ना ड्राउन हो जाता, यानी वहां पे जो मैं डूब जाता। एंड देन ही स्टॉप सिंकिंग, फिर वो सोचते हैं, फिर वो सोचना छोड़ देता है। एंड द टाइगर बिहाइंड द बार्स, यानी एक्चुअल में तो है वो बिहाइंड द बार्स ही, और ये ख्याल वो सोच रहा है कि मैं बार्स में हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, शायद मैं वाइल्ड में होता तो अच्छा था। लेकिन फिर वो सोच रहे हैं जंगल में भी क्या अच्छाई है भाई, है ना, वहां भी तो नुकसान ही कर रहे हैं, जो है लोग हंटिंग कर रहे हैं, फूड में जो है ना पॉइजनस फूड हो गए हैं कहीं ना कहीं, और जो है क्लाइमेटिक चेंजेस इतने चल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो कभी बाढ़ आ जाए तो मैं वहां भी ड्राउन हो जाऊंगा। एंड फिर वो सोचना छोड़ देता है, और बस वो अपने बार्स के बिहाइंड यानी जू में, मतलब एक्चुअल में वो जू में ही है, वो ग्राउल करता है, स्नाल करता है, रोर करता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये तो एक पोम हो गई। नेक्स्ट पोम लिखी है अबाउट दी पैंथर, पढ़ते हैं। हिज विजन फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली पासिंग बार्स has grown so weary that it cannot hold anything else. It seems to him there are 1,000 bars, and behind the bars, no world. As he paces in cramped circles, over and over, the movement of his powerful soft strides is like a ritual dance around a center in which a mighty will stands paralyzed. Only at times the curtain of the pupils lifts quietly. An image enters in, rushes down through the tensed, arrested muscles, plunges into the heart and is gone. Written by Rainer Maria Rilke. अब हम एक्चुअल में समझते हैं एक एक लाइन में कि इस पर्टिकुलर पोएम का क्या मीनिंग है। His vision from the constantly passing bars. अब यहाँ पे his हमको पता है किसकी बात कर रहे हैं, पैंथर। अच्छा, पैंथर सबको पता है ना क्या होता है, तेंदुआ, है ना, तेंदुए को कहते हैं पैंथर। ठीक है, तो अब बोलते हैं हिज विजन। ना हु इज हिज ओवर हेयर, पैंथर है यहाँ पे हिज। ठीक है, अ है ये भाई, अ है। ठीक है, ये देखो क्लियर है। चलो, हिज विजन फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली पासिंग बार्स। अब क्लियरली पता चल रहा है बार्स यानी क्या हुआ कि ये जो तेंदुआ है ये भी पिंजरे के अंदर है। ठीक है,
आप कॉन्स्टेंटली पासिंग बाज यानी वो ऐसे ऐसे, आपने कभी भी अगर जू एक्चुअली कोई गया हो या फिर आपने कभी टेलीविजन में भी देखा होगा ना, राइट, जब ये एनिमल्स को आप रखते हो पिंजरे के अंदर, तो बस वो ऐसे देखते देखते और बिल्कुल नहीं थके से हो जाते हैं। आप जैसा वाइल्ड में कभी नेशनल ज्योग्राफिक पे देखोगे तब वो अलग दिखेंगे आपको, और यहाँ पे जब आप जू के अंदर देखोगे ना तो ऐसा पता चलेगा वो चल रहा है और उसकी विजन, उसके जो नज़रिया है, देखते देखते बस उन बार्स को सोचो ना, एक ही चीज़ आप देख रहे हो, एक ही रूम में बैठे हो, आपको सिर्फ वो पंखा दिख रहा है और सामने दरवाजा दिख रहा है बस। तो वैसे इनका हाल है, वो बार्स, वो उनको देखते देखते उसका विजन, उसकी नज़र इतनी वियरी वर्ड का मतलब होता है थक जाना, है ना, इतनी थक गई है उसकी नज़र दैट इट कैन नॉट होल्ड एनीथिंग एल्स, मतलब वो और कुछ देख ही नहीं सकते और कुछ नहीं समझ सकते, इतनी थकान हो गई है उसकी आंखों में। इट सीम्स टू हिम देर आर 1,000 bars एंड बिहाइंड द बार्स नो वर्ल्ड, और ये 5-6 जो बार्स लगे होंगे ना, वो बार्स उसे लग रहा है कि हजारों बार है, और इनके बाहर कोई वर्ल्ड, कोई दुनिया ही नहीं है, बस यही है, यहीं पे सीमित है, यहीं पे खत्म है। तो क्या दशा है उस बेचारे तेंदुए की जो कि केज के अंदर है और उसे लग रहा है अब कुछ भी नहीं है दुनिया में, राइट, इतना थक गया है, उसकी आंखें थक गई हैं, देख के ही समझ आएगा, बस वही नज़ारा देख के वो बिल्कुल ही परेशान हो चुका है। As he paces in crammed circles over and over, अब ये बात समझने जैसी है। क्रैम्ड सर्कल्स क्या है बेसिकली, देखो अगर आपको एक छोटा सा एरिया दे दिया कि तुम्हें यहीं पे खड़े रहना है, तुम्हें यहीं पे रहना है, तब तुम क्या करोगे, चक्कर काटोगे, कैसे चक्कर काटोगे, बोलोगे मैम वहीं गोल 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 चक्कर काटेंगे। तो सेम है तेंदुए के साथ, वो तेंदुआ जो है ना बस एक गोल डायरेक्शन में ही जो है ना चक्कर काटता रहता है, ऐसे 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 ओवर एंड ओवर अगेन। क्रैम्ड सर्कल्स, क्रैम्ड बेसिकली वर्ड का यहाँ पे मतलब है कि छोटे छोटे सर्कल्स में, है ना, छोटे छोटे जितना एरिया है उसमें वो सर्कल्स काट रहा है ओवर एंड ओवर, एंड द मूवमेंट ऑफ हिज पावरफुल सॉफ्ट स्ट्राइन्स इज लाइक अ रिचुअल डांस अराउंड अ सेंटर इन विच अ माइटी विल स्टैंड्स पैरालाइज। तो ये एक इमेजिनेशन है कि मतलब उसको, जैसे मान लो एक तेंदुआ है, अब यहाँ पे है, वो यहाँ पे गोल 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 एक ही जगह पे घूमे जा रहा है, उसी चीज़ के चक्कर लगाए जा रहा है, तो उसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे ही वो पावरफुल, यानी तेंदुए देखे ना उसकी मसल्स वसल्स कितनी मस्त लगती हैं जब वो ऐसे दौड़ता है, राइट, एकदम ही बहुत पावरफुल लगती है। तो वो चल रहा है और धीरे धीरे स्ट्राइड्स यानी अपनी स्पीड ऐसे बढ़ाता जा रहा है उस गोल गोल के राउंड, मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि बीच में शायद कोई माइटी विल, माइटी का बेसिकली मतलब होता है कि बहुत ही ताकतवर ऐसी कोई शक्ति है जो खड़ी है और वो भी पैरालाइज्ड खड़ी है ना, और उसके अराउंड वो चक्कर लगा रहा है, ऐसा कोई रिचुअल है जैसे अपन इंडिया में जैसे होता है ना मैरिज में जैसे 7 फेरे लेते हैं गोल गोल, है ना, हवन के अराउंड, राइट, तो वैसे ही अग्नि के अराउंड लेते हैं, तो वैसे ही ऐसा लग रहा है कि जो तेंदुआ चक्कर काट रहा है ना, ऐसा लग रहा है बीच में कोई खड़ा है और उसके अराउंड एक रिचुअल डांस कर रहा है। मतलब सोचो ना, इतनी कम जगह है, इतनी कन्फाइंड जगह है कि उसके पास कुछ नहीं बचा, बस वो गोल 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 जो है चक्कर लगाया जा रहा है वहाँ पे, राइट। नेक्स्ट इज ओनली एट टाइम्स द कर्टन ऑफ हिज प्यूपल्स, यानी आंखों जो प्यूपल्स होती है ना, आपने देखा होगा जब ये एनिमल्स प्यूपल्स खोलते हैं तो जैसे कर्टन, यानी जैसे आपका आई, जैसे आपका ये आई का लेयर है, राइट, आप इसको खोलोगे, है ना, अपर आईलिड लोअर आईलिड, अपर आईलिड को आप ऐसे खोलोगे, है ना, कर्टन जैसे लगता है ये, तो वैसे ही जैसे मान लो ये खिड़की है जो प्यूपल्स हैं, और कर्टन्स कब खुलते हैं उसके धीरे से कभी कभी, और वो भी जब वो कुछ देखता है, कुछ नया नहीं दिखता है उसको, राइट, जब भी वो आंखें बहुत ही कभी कभार ऐसे खोलता है और उसको जब दिखता है एक इमेज जाती है अंदर, है ना, रशेस डाउन टू द टेंस्ड अरेस्टेड मसल्स। तो इस लाइन से मतलब क्या है, ये बता रहे हैं दशा उस तेंदुए की कि कुछ भी नहीं बचा। मतलब सोचो किसी अगर जीव को आंखें खोलने का भी मन ना करे क्योंकि उसे पता है एवरीथिंग इज द सेम एवरी टाइम, तो बस एक इमेज देखता है, वो इमेज उसके टेंस्ड परेशान अरेस्टेड मसल से जाती है, प्लंजेस, प्लंजेस यानी प्रवेश करती है, कहाँ प्रवेश करती है, उसके दिल में, और बस फिर वो इमेज चली जाती है। मतलब देखने लायक नज़ारा भी नहीं है कि दिल तक जाके बस वो इमेज निकल जाती है, उसे कुछ भी वहाँ पे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा खुद को बंधन में फील कर रहा है, राइट। क्लियर हुई बात टाइगर और पैंथर की। तो अब मुझे बताओ हम एक आंसर बैलेंस यहाँ पे दे सकते हैं, तो आंसर हम कैसे देंगे, आपको याद है ना क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि क्या जू नेसेसरी होते हैं, है ना, और क्या ये एजुकेशन पर्पस के लिए जो पब्लिक आती है, स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए ज़रूरी है। एंड तीसरा सवाल क्या था कि क्या जू का कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है क्या, मतलब इसके अलावा हम कुछ और कर सकते हैं एनिमल्स के लिए थोड़ा बेहतर। तो अब आंसर हम कैसे देंगे, आंसर हम ऐसे देंगे कि देखो जू एक टाइम पे बोले तो ज़रूरी तो है, क्यों बने हैं जूस, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज ना, क्योंकि अगर एनिमल्स को, ये स्पीशीज़ जो है ना वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होती जा रही हैं, राइट, एक्सटेंड यानी ख़त्म होती जा रही हैं।
तो अब इनको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कैसे पीढ़ी आगे बढ़ेगी। एक्सटेंट कैसे हो रही है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। हम क्या कर रहे हैं? हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तो एडवांस होती है, कहीं ना कहीं हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं, राइट। हंटिंग वगैरह तो खैर काफ़ी कुछ कम हो चुकी है, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा हम प्रोडक्ट्स के लिए एनिमल्स का यूज़ करते हैं, आज भी होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं जूस एक तरफ से ज़रूरी भी है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए और एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी, क्योंकि हम जो स्टूडेंट्स होते हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, कैसे इन एनिमल्स के बारे में स्टडी कर पाएंगे, तो वहाँ जाके वो जू में उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा सबसे बेस्ट चीज़ मैं बताऊँगी, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, जैसे नेशनल पार्क्स वगैरह होते हैं ना, इन सब में क्या होता है, नेशनल पार्क्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, तो इन सब में क्या है ना, जू मतलब पिंजरे की बजाय उन एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में, मतलब क्या करते हैं, बिल्कुल ही जंगल जैसा एक हैबिटेट वहाँ बना देते हैं, उनको फ्री रखते हैं और दूर तक ऐसे लेयर्स प्रेजेंट रहती है, मतलब वो अपने आप फ्री घूम सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वो प्रोटेक्टेड भी रहेंगे, है ना, अंडर प्रोटेक्शन भी रहते हैं और बंधन में भी नहीं रहेंगे। तो इससे बोलते हैं ना, एक पन दो का, जो एक तीर से दो निशाने लग सकते हैं। तो इस टाइप से एक बैलेंस आंसर हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। चलो, तो कभी भी कोई आंसर लिखने से पहले ना पूरा सोच लिया करो, जैसे मैंने अभी सोचा, एंड देन उसको आप पुट किया करो वर्ड्स में। जैसे सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, तो हम पहले ये बात बताएंगे कि भाई जू जरूरी क्यों है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जानवरों की आर ऑन द वर्ज, वर्ज का मतलब होता है किनारा, वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन यानी खत्म होने की कगार पे है, राइट। Even tigers and lions are not safe in the forest due to poaching that is done for trade और etc. तो सोचो, जिन्हें हम जंगल का राजा कहते हैं, है ना, तो नेशनल एनिमल हैं, ये सब भी सेफ नहीं है जंगलों में, क्योंकि पोचिंग होती है, कहीं ना कहीं हंटिंग होती है, फॉर ट्रेड के लिए लोग करते हैं ना, ट्रेडिंग होती है, बिजनेस पर्पसेस के लिए होते हैं, प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं, तो उस वजह से वो लोग कहीं ना कहीं सेफ नहीं है, राइट। Zoos are thus necessary for the protection or conservation of these species. तो इसी वजह से हम कहते हैं जो जू, जो चिड़ियाघर होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको जो है ना सेफ रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, बचाए रखने के लिए, कंजर्वेशन यानी उन्हें बचा के रखना। बट मैंने यहाँ लिखा है लेकिन ऑल्टरनेटिव्स कैन ऑल्सो बी यूज सच एज नेशनल पार्क, तो इसकी जगह ऑल्टरनेटिव्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। Zoos are safe and can also be used to educate the public about the importance of wild animals and their role in maintaining the ecological balance. तो हम ये भी बता सकते हैं कि भाई देखो, जू जो पब्लिक है, अब लोगों को कैसे नॉलेज मिलेगा, होता है ना, जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ को देखते हो, तो जब आप जू में एनिमल को देखोगे कि कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है, हमारा जो लाइफ साइकिल चलता है ना, फूड साइकिल हो, इकोलॉजी साइकिल हो, तो उसमें इन सभी जानवरों का भी कितना इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। अब जैसे ऑल्टरनेटिव्स मैंने यहाँ बताए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, रिजर्व्स यानी बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, बायोस्फीयर हॉटस्पॉट्स होते हैं, नेशनल पार्क्स हो गए, ये सब कुछ ऑल्टरनेट्स हैं जू के लिए, राइट, क्योंकि जू में बेसिकली पिंजरे में रहना पड़ता है, तो इससे अच्छा ये वाले ऑप्शंस भी ऑप्ट किए जाने चाहिए। These not only help in the protection and conservation of these species, but also provide them with a natural habitat. तो ये वाली जो ऑल्टरनेट्स है ना, इसमें सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं मिलता, लेकिन वो अपने नेचुरल हैबिटेट में, अपनी वाइल्ड लाइफ के जैसे ही हैबिटेट में जी सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इस टाइप से बैलेंस्ड आंसर आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पे दे सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी एंड द सेशन फॉर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ना आंसर कैसे देना है वो समझ आया होगा, सारे आंसर्स नोट डाउन किए होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के बारे में बता दूं, हमारा चैनल आपको देता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, यानी जितने वीडियोस हैं एंड 10th क्लास की इंग्लिश की पूरी तैयारी मेरी जिम्मेदारी है भाई। पूरे वीडियोस हम कंप्लीट करेंगे। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फुल प्लेलिस्ट लिंक दिखी होगी, तो आपके जितने भी चैप्टर्स एंड पोएम्स हैं वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आपके कोई कजिन या फ्रेंड्स इन बोर्ड्स में से हो तो इनकी भी पूरी तैयारी की है, सभी वीडियोस को देखें। एंड लास्ट थिंग, आई नो सब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे होंगे, सो यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल फॉर मोर अपडेट। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर के MCQs को डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।